शशांक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उधर ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। अब वह अपने देश इंडिया आने की तैयारी कर रहा है। इंडिया में उसे दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है जहां पर उसको अपॉइंट किया। उत्साहित है क्योंकि पूरे 4 साल बाद वह इंडिया जा रहा है। फटाफट से अपनी पैकिंग करता है और इंडिया जाने के लिए निकाल जाता है। फ्लाइट में बैठकर के अपने घर परिवार के बड़े में सोचता है, अपने दादा दादी को याद करता है, अपने मम्मी पापा को भी याद करता है। अपने दादा दादी से शशांक को कुछ ज्यादा ही लगाव था क्योंकि उसकी दादी उसको बहुत प्यार करते हैं। हर एक बात मानती थी। शशांक को वह दिन आज भी याद है जब उसकी वजह से दादी ने मम्मी से कितनी डांट खाई थी। और एक बार तो मम्मी मुझे मार रही थी तो गलती से मेरा थप्पड़ दादी को गा गया तो हफ्ते भर से दादी के तो आंखों के आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि घर में एक शशांक ही था जिसकी वजह से उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता था। दादी कहती हैं, बेटा शशांक, तुम विदेश पढ़ने के लिए जाओगे तो मुझे दो इस घर में अच्छा ही नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो डॉक्टर बनकर जब आओगे तो सबसे पहले अपने दादाजी का ही इलाज करना। शशांक भी अपने दादा दादी के गले गले जान करना के लिए एक मैं नहीं करना के लिए अगर आपको जीवन है तो क्या कर जाता है और कहता है, मैं जल्दी ही डॉक्टर बनकर आऊंगा और दादाजी को जल्दी से ठीक कर दूंगा। आप चिंता मत करना दादी। शशांक विदेश चला जाता है। विदेश में कर साल तक पढ़ाई करने के बाद आज वह इंडिया आ रहा है। वह भी दिल्ली के एक नामी गिरामी अस्पताल में एक डॉक्टर बनकर। इधर पहले जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए पास के ही सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी नीलम को लेकर के दिखाने के लिए जाते हैं। 10 का पर्चा कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाई हैं। डॉक्टर फहलाद जी को देखने के बाद कहता है कि आप शुगर तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बीपी भी बढ़ा हुआ है। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख देता हूं, बाहर दुकान से ले लेना। मैं आपको सरकारी दवाइयां ही लिखना हूं जो सस्ती भी है, आप आराम से खरीद लेंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल में बैठने वाला डॉक्टर पहले चीकू अच्छी तरह से जानता था और उनकी परिस्थितियों से भी अच्छी तरह से परिचित था। पहले चीज डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और दवाइयां का पर्चा लेकर बाहर से दवाइयां खरीद लेते हैं। एक हाथ में अपनी दवाइयां और छड़ी को पकड़े हुए हैं और एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रोड के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ऑटो का इंतजार करते हैं। आसमान की तरफ देखते हुए नीलम जी कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तो बारिश होगी। चारों तरफ से बादल छा रहे हैं। चलो जल्दी से ऑटो करके घर चलते हैं, नहीं तो हम दोनों बिन जाएंगे और तबीयत खराब हो जाएगी। तभी दूर से उन्हें एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। नीलम जी ऑटो को हाथ देती हैं और उसे ऑटो में बैठ करके अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। ऑटो में बैठने ही झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखते ही पहले जी अपनी पत्नी नीलम से कहते हैं, याद है नीलम, तुम्हें बारिश कितनी पसंद है? अरे हर बार इसमें तुम 1 से 2 बार जरूर भेजती थी, लेकिन अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब तो बारिश से डर लगता है। लेकिन उनके घर के पास वाली गली बहुत ही सकरी है जहां पर ऑटो नहीं जा सकता है, उन्हें पैदल ही आना पड़ता है। इसीलिए दोनों लोग घर के बाहर वाली गली में ही उतार जाते हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन घर भी पहुंचाना है। नीलम जी अपने पति की दवाइयां को एक पॉलीथीन में लेकर अपनी साड़ी के पल्लू से छुपा लेती हैं, कहानी भीगी ना जाए। और तरसकार के बारते के बारिश नरदाशो बीती हैं, मदद करता कुछ करके दवाइयां ना है। अपने पति का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ती हैं, कहानी उनके पति फिसल कर ना गिर जाए, इसीलिए वह अपने पति का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चली आ रही हैं। करके बाहर वाले कमरे में बैठी बहू दूर से ही अपने ससुर को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते हुए देख लेती है और अपने पति पवन को बुलेट हुए कहती है, देखो इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारे मम्मी पापा इश्क फार्मा रहे हैं। दोनों लोग बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले ए रहे हैं। अरे इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है, इतना बुढ़ापा आ गया है। मोहल्ले के कर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि बुद्धि घोड़ी लाल लगा। पवन भी आंखें तनेता हुआ कहता है, आने दो, आज मम्मी पापा को देखा हूं, अच्छी तरह से समझा दूंगा कि इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, पूरे इज्जत को मिट्टी में मिलकर रख देंगे। यह दोनों बुद्ध बुद्ध बुढ़ापे में भी हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, शर्म नहीं आई है।
लेकिन वह दोनों यह समझना के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता एक दूसरे का हाथ इश्क फरमाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को सहारा देने के लिए पकड़े हैं। कहानी बारिश में कोई फिसल कर ना गिर जाए। जैसे ही नीलम जी और प्रहलाद जी घर पर आते हैं, बेटा चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आई है? घर में बहू इन ई गई हैं, नाते पोते इतने बड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे मोहल्ले में बड़ी शान से चले ए रहे हो नीलम जी। अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी का हाथ इसीलिए पड़ा था, कहानी वह फिसल कर गिर ना जाए। तो मैं तो पता है, पिछली बार गिर गए थे तो 6 महीने तक पर ठीक नहीं हुआ था। और बेटा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी कर में लेकर के पिताजी को डॉक्टर के पास दिखा कर आओ, लेकिन तुमने माना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। बारिश हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना का करके नीलम जी अपने गले कपड़ों को बदलने के लिए चली जाती हैं और अपने पति को भी सुख कपड़े निकाल कर देती हैं कि आप भी कपड़ों को बादल लीजिए। पहले चीज ट्रांसपोर्ट का कम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए उन्होंने इस कम को छोड़ दिया है उनसे। इस उम्र में कम अब चलना फिरना नहीं बनता है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। पवन ने भी अपने पिताजी के ही बिजनेस को अपनाया था। ट्रांसपोर्ट में प्रहलाद जी की अच्छी खासी पहचान थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भी इसी लाइन में लगता लिया था। बेटा भी अच्छे खेस पैसे कमाने लगा था। पहले की के पास जितने क्षमा पूजित थी, उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर दी थी, और जितने भी पैसे कमाई थे वह घर बनवाने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ रखे थे। अब जब बुढ़ापे में उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें दवाइयां के लिए छोटे छोटे जरूर के लिए अपने बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, और बेटे बहू को 150 रुपए देने में भी आफत ए जाती है। बहू अपने लिए 5,000 की शॉपिंग कर ले, उससे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर माँ आपके ऊपर 5 शॉपिंग पर मशोप का कारमा कर्मा भी खर्च हो। जैन तो बहू घर में कलर कर देती है कि घर में बैठे बैठे बस खर्च बढ़ते रहते हो, ना तो कुछ पैसे बचते हो और ना ही कमाते हो, मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हुए हो। एक दिन नीलम पवन से कहती है, मैं तो तुम्हारे माँ आपसे बहुत टांगे गई हूं, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूं। एक तो इनके खर्च उठाओ, ऊपर से बुद्ध बीमा राहत है तो अब सांस भी कोई कम नहीं कर पाती है। पूरा दिन अपने पति की बीमारदारी करती रहती है। मेरे बस का नहीं है कि बुद्ध बुद्धि को बना बना करके खिलौने। तुम ऐसा करो, या तो इनको किसी व्रत आश्रम में छोड़ आओ या फिर घर से निकाल दो। अब मैं उनको अपने घर में नहीं रख सकती हूं, मेरे किसी कम के नहीं है, घर में बैठे बैठे खर्च ही बढ़ते हैं। बेटे को भी लगता है कि माँ आप पर पैसे खर्च करना फालतू ही है, हम उनको अपने साथ नहीं रखेंगे। कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हफ्ता 10 दिन में ही इन लोगों को घर से निकालना का इंतजाम करता हूं। 10 दिन बाद पवन अपने माता पिता से कहता है, मैंने दिल्ली में एक बड़े डॉक्टर से बात की है और सोचा है आपको उधर अच्छे से डॉक्टर को करिए रखा है। मैंने दिल्ली करिए पाल के कार दिखा डन। आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, एक बार अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा तो आप ठीक हो जाओगे। बहू भी बेटे की हमें हाँ मिलती है और कहती है, सही कह रहे हो, पापा को एक बार दिल्ली में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, फिर इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रहलाद जी और नीलम जी अपने बेटे बहू की इतनी चिकनी चुपड़ी बटन को सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में दिखाने के लिए तैयार कैसे हो गया। वह तो मुझे इधर पास के अस्पताल तक दिखाने नहीं ले जाता है, तो दिल्ली कैसे ले जा रहा है? नीलम जी कहती हैं, बेटा तुम अपने पिताजी को इतनी दूर तक दिखाने ले जाओगे, इससे अच्छा है तुम पास कहानी किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो तो वह ठीक हो जाएंगे। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? मैंने अपने एक मित्र से बात की है, वह दिल्ली के एक बड़े से अस्पताल में काम करता है, उसके साथ ही मैं पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखा पाऊंगा। मैंने उससे सारी बात कर ली है, बस आप कल चलने की तैयारी कर लो, परसों का अपॉइंटमेंट मिला है। अपने 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख लेना, क्योंकि उधर 2 दिन रुकना पड़ सकता है। पवन की बातें सुनकर के नीलम जी को लगता है शायद उनका बेटा सुधार गया है, उसे अपने माता पिता की चिंता होने लगी है, इसीलिए वह अपने पिता को दिखाने के लिए दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर के पास ले जा रहा है।
वह भी खुश होकर के अपने और अपने पति अप को लगा लेती हैं और दूसरे दिन ही प्रहलाद जी, नीलम जी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली के लिए निकाल पड़ते हैं। पवन नीलम जी और प्रहलाद जी को दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल के सामने लेकर आते हैं। उसे अस्पताल को देखकर नीलम जी की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने आज तक नहीं अच्छी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, कितने सारे नर्सिंग घूम रही हैं। पवन अपने माता पिता को अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा देता है और कहता है, आप इधर ही बैठो, मैं अभी अपने मित्र से मिलकर आता हूं और डॉक्टर के बड़े में पता करके आता हूं कि डॉक्टर कहां पर बैठता है। इतना कहकर पवन और उसकी पत्नी उधर से निकाल जाते हैं। नीलम जी और प्रहलाद जी अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगता है कि कब बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएगा। लेकिन इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए। ना तो बहू वापस आई और ना ही बेटा। अब तो उन्हें चिंता होने लगी कि बेटा अभी तक उन्हें लेने क्यों नहीं आया। अब दोपहर से शाम होने लगी थी, लेकिन बेटे बहू का कोई आता पता नहीं था। वह तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे बहू उन्हें दिल्ली जैसे शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं ले, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता को दिल्ली में छोड़ने के लिए ले हैं। माता पिता से पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें दिल्ली छोड़ छोड़ करके चले गए। नीलम जी अस्पताल के बाहर ही घबराए सी चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं। लोगों से पूछती रहती हैं कि उन्होंने मेरे बेटे बहू को देखा क्या, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में कौन किसको जानता है। पहले जी को शक होने लगता है कि उनका बेटा बहू उन्हें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन सब से पीछे छुड़ाने के लिए हमने दिल्ली जैसे भीलवाड़ा वाले शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया है। एक बार भी नहीं सोचा अपने बूढ़े माँ आपके बड़े में नीलम जी को जब पता चला है कि उनके बेटे बहू उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, तो वह अपने पति के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और सोचती हैं कि कैसे किस्मत पी है, हमने पूरी जिंदगी इतने संघर्षों में निकाल है और अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया है, और बुढ़ापे में उनके बेटे ने उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। पूरे रात नीलम जी रोते रोते गुर्जर देती हैं। सुबह होते ही पास के ही ढाबे से वह अपने पति के लिए और अपने लिए 1 कप चाय लेट हैं। उनके हाथ में तो इतने पैसे भी नहीं थे, केवल कुछ दोनों तक अपने खाने पीने का भी खर्चा चला सकें। 2-4 दिन तो वह इस पेड़ के नीचे जब वह ट्रिप पर सो जाते हैं और जितने पैसे होते हैं उनसे थोड़ा बहुत का पीकर अपना गुजर कर लेते हैं। 2-4 दिन में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दिल्ली जैसे शहर में अपने बीमा पति के साथ कैसे गुजर करें। जी, ढाबे से नीलम जी चाय और नाश्ता लेकर के आते हैं। वह इस ढाबे वाले के पास जाते हैं और कहती हैं कि बेटा कोई कम हो तो मुझे दे देना, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है, कुछ कम कर लूंगी तो खाने के पैसे निकाल लूंगी। ढाबे वाला व्यक्ति कहता है, माता जी आप चाहे तो मेरे ढाबे के बर्तन धुल सकती हैं, उसके बदले में मैं आप दोनों को कुछ पैसे दे दूंगा और साथ में सुबह शाम चाय भी दे दूंगा। अब नीलम जी क्या करते हैं, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास, किसी तरह से अपना और अपने पति का गुजर करने लगती हैं। शशांक भी दिल्ली में आ चुका है। आज उसका दिल्ली के नामी गिरामी हॉस्पिटल में पहले दिन है। वह होटल से तैयार होकर के अस्पताल के लिए निकाल पड़ता है। पूरे दिन की ड्यूटी करने के बाद शाम को जब वह अपनी कार में बैठ कर के घर जान लगता है, तो देखा है कि अस्पताल के बाहर जो चाय का ढाबा है उसे पर ऐसे गिरा है कि जैसे उसकी दादी हो और पास में ही छड़ी लिए दादाजी बैठे हो। लेकिन फिर आगे कुछ चला जाता है कि मेरे दादा दादी इधर क्या करेंगे, वह तो चाय की टपरी पर, लेकिन उसका मां नहीं मानता है। शशांक दोबारा से अपने कर को वापस घूमता है और उसे चाय की टपरी के पास आता है, और जैसे ही उधर आता है तो वह देख कर के डांग रजाता है कि अरे यह तो सच में उसके दादा दादी ही हैं और दादी चाय के बर्तन धुल रही हैं। दादाजी उधर ही एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मैं अपनी दादी को आवाज देता हूं, दादी आप इधर क्या कर रही हो। जैसे ही दादी देखते हैं बर्तनों को छोड़कर मेरे पास ए जाती हैं और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी इधर बर्तन क्यों धुल रही है और मेरे दादा दादी इधर अकेले क्यों है। मेरे माँ में हजारों सवाल उठ रहे थे। मैं दादी को तसल्ली देता हूं और कहता हूं, दादी आप चिंता मत करो,
मैं ए गया हूं आप। अब आप बताओ क्या बात है? आप इधर क्या कर रही हो? इधर कैसे आई हो? दादी रोते रोते अपने सारे आप बीती मुझे सुनती हैं। मैं सुनकर के डांग रजाता हूं अपने मम्मी पापा पर। मुझे बहुत गुस्सा आता है। दादाजी भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे हैं और खास रहे हैं। मुझे दादाजी की ऐसी हालात अच्छी नहीं जाती है। मैं सबसे पहले अपने दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती करता हूं और हफ्ते भर तक उनका इलाज चला है। अब तो घर में वह अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। जब दादा दादी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं फिर मैं घर जान प्लेन करता हूं। दादा को अभी मैं घर लेकर नहीं जाता हूं। जैसे ही घर पहुंचता हूं मम्मी पापा मुझे देखकर खुश हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से दादा दादी के बड़े में पूछता हूं तो मम्मी मुझे झूठ बोल देती हैं कि वह दोनों बिना बताए पता नहीं कहाँ घूमने फर्न चले गए हैं। बता कभी नहीं गए। मैं मम्मी के दोहरी व्यवहार को देखकर दुखी हो रहा था कि मेरी मम्मी दादा दादी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर मैं अपने मम्मी पापा से कहता हूँ, आप लोग मेरे साथ घूमने चलिए। आप लोगों को मैं विदेश को माने ले चला हूँ। मैं मम्मी पापा को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, इसीलिए उनको घूमने के बहाने एयरपोर्ट पर बिठाकर मैं उधर से निकालकर दादा दादी के पास ए गया। पूरा दिन मम्मी पापा एयरपोर्ट पर बैठे बैठे मेरा इंतजार करते रहे, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। पूरे दिन मम्मी पापा को इंतजार करने के बाद शाम दादा दादी के पास को मैं उनके पास जाता हूं। मुझे देखते ही मम्मी मुझे लिपट कर रन लगती हैं। बेटा, तुम हम दोनों को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? मुझे तू कितनी घबराहट हो रही थी, और तुम्हारे पापा तू कब से परेशान होकर इधर से उधर घूम रहे हैं। अरे कम से कम बता करके तो जाते कि कहाँ जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए। अपनी मम्मी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर शशांक कहता है, क्यों माँ? जब आपने दादी को अकेला छोड़ा तब सोचो उन्हें कैसा लगा होगा, और आप तो कभी उनको वापस लेने भी नहीं आए। आपको तो पता ही नहीं है वह कहाँ है, कैसे हैं, हम भी या नहीं। मेरी बात सुनते ही मम्मी पापा के पसीने छट गए। मम्मी पापा सब पीकर जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल रहा था, सिर्फ आंसू निकाल रहे थे। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप सोचो कि सिर्फ कुछ घंटा के लिए मैंने आपको छोड़ दिया तो आपको कितना बड़ा गरहा है। क्या क्या सोच लिया आपने, और आपने तो दादा दादी को साथ कितना गलत व्यवहार किया। सोचो अगर ऐसा ही व्यवहार आपके साथ मैं करता, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता, तो आपको कैसा लगता? बेटा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मम्मी पापा दोनों ही अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए रन लगता है। तभी शशांक अपने दादा दादी को मम्मी पापा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अपने माँ आप जी को सामने देखकर पवन उनके एक पार को पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबूजी मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मेरे ही बेटे ने मुझे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। अब आप दोनों घर चलो। आप दोनों को मैं बहुत अच्छी कैसे काम करते होंगे तरह से रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पहले जीव नीलम जी अपने बेटे बहू को माफ कर देते हैं और सभी लोग हंसी खुशी फिर से गांव में आकर रहने लगता है। शशांक भी खुश है कि उसके मम्मी पापा सुधार गए हैं और दादी बाबा को अच्छी तरह से रखेंगे। वह अपने मम्मी पापा को अच्छी तरह से समझा देता है कि अब दादा दादी के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना, नहीं तो मुझे बड़ा कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देना।